राजन ठाकुर जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। आप HPTDC में कार्यरत थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षा हासिल की है, आपने फूड क्राफ्ट में भी कोर्स किया है और सबसे बड़ी बात, आप बांसुरी बजाते हैं। आप बांसुरी बचपन से बजाते हैं। आपको बांसुरी का शौक कब से शुरू हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके प्रोग्राम का नाम है अनकॉमन पीपल अनकट, मैं तो अपने आप को एक कॉमन आदमी समझता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस प्रोग्राम के लायक समझा and you gave me opportunity to express my views with regards to my flute playing and general my life. So I am very thankful to you. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। तो मैं, जैसा कि आपने मेरी एजुकेशन की बात की, मैं मनाली स्कूल से मैट्रिक किया है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू से 1983 से 87 के बैच में मैंने BA किया है और उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में जो है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से अपने से एक कोर्स किया है कैटरिंग का, जिसका मैं मेरा फ्रंट ऑफिस कैडर में मेरी ट्रेनिंग रही है। और उसके बाद मैंने MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है थ्रू कोरेस्पोंडेंस की है शिमला यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरा एजुकेशनल वो था, बैकग्राउंड था। जहाँ तक रही मेरे बांसुरी वादन की बात, तो ये मेरे बचपन का शौक है। लगभग मैं चौथी पाँचवीं में पढ़ता हूँगा जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, जब से मैंने ये बजाई है। और इसमें मेरा कोई गुरु नहीं है, सेल्फ ट्रेंड हूँ मैं, और मुझे म्यूज़िक का कोई ज्ञान नहीं है। बल्कि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई म्यूज़िक बिना गुरु के कैसे सीखा जा सकता है। इसमें एक बड़ा बहुत इसमें मेरे स्पेसिफिक जवाब होता है मेरे पास। जैसे कोई लैंग्वेज होता है, कोई आदमी कॉलेज में या मतलब किसी शिक्षा ग्रहण करते, प्रॉपर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते, फिर सीखते हैं, फिर बोलते, पढ़ते, लिखते हैं। लेकिन एक आदमी होता है जैसे किसी के साथ रह के, सोसाइटी में रह के, जैसे हमारे तो गांव में कई लोग हैं कि आजकल इजरायली से हमारा बिजनेस चलता है तो हिब्रू भी बोल लेते हैं। हिब्रू अच्छा। तो कई लोग अनपढ़ हैं, वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन वो ना तो उस इंग्लिश को सिर्फ बोल ही सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। वैसा ही म्यूज़िक में मेरा क्या है कि मैं बजा तो सकता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं सकता हूँ, इसको समझा नहीं सकता हूँ ज़्यादा, और इसके बारे में ज़्यादा लेक्चर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मुझे अब जब जाके यूट्यूब के ज़माने में जब मुझे पता चला कि सरगम कैसे बजाई जाती है, बांसुरी कितने प्रकार की होती है। पहले तो हम ये समझते थे छोटी और बड़ी बांसुरी, ये तो मोटी आवाज़ निकालती है, तीखी आवाज़ निकालती है, इतना नॉलेज था। लेकिन अब जाके यूट्यूब से पता चला कि ये अलग अलग स्केल पे आधारित होती हैं। और जैसे मेरे पास ये दो बांसुरियाँ जो एक ही सेम स्केल की हैं, तो जैसे ये छोटी बांसुरी भी इसी स्केल की रहेगी। तो ये वाली कितनी तरह की होती है? बांसुरी के अलग अलग स्केल रहते हैं, लगभग 12 स्केल के, जैसे जितने स्केल होते हैं मेन वो सब उसी में रहते हैं। तो जैसे ये है, आम आदमी जो है पहले स्टार्टिंग में लगभग सभी इसी से सीखते हैं। ये C स्केल की बांसुरी है, जो जिसकी उंगलियों के जो छिद्र हैं ये भी बराबर नज़दीक पे होते हैं काफ़ी, तो इसमें मुश्किल नहीं आती। जैसे बड़ी बांसुरी को ले तो इसके छिद्र जो है बहुत दूर दूर होते हैं, कंफर्टेबली बजा नहीं सकता आदमी, ये है। बाकी मैंने जो बचपन से छोटी बांसुरी ही बजाई है, ये बड़ी बांसुरी मैंने अब खरीदी है शौक पूरा करने के लिए। अदरवाइज मैं बड़ी बांसुरी में अभी भी कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो जब जैसे छोटे बच्चे मेले में जाते हैं तो मेले में एक बांसुरी खरीदते हैं जो ऐसे विसल की तरह बजती है ना, वो साइड से नहीं बजती, उसको स्ट्रेट फ्लूट बोलते हैं। स्ट्रेट फ्लूट। तो हम सब लोग वही खरीद के मेले से लौट के आएंगे तो जितना जोर से बजा सकते थे उतना बजाते थे। आपने पहली बांसुरी कौन सी खरीदी? मैंने पहली बांसुरी मुझे याद है शायद मेलों में तो स्ट्रेट ही ली होगी, लेकिन बाद में मैंने इस साइड फ्लूट से ही स्टार्ट किया, ट्रेवर्स फ्लूट पे ही ज़्यादा काम किया है, इसी में ज़्यादा बजाया। जहाँ तक रही मेलों में बांसुरी खरीदने की और पैशन की बात, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। जब मैं कहीं मेलों में जाता था तो मैं पीछे पीछे बांसुरी बेचने वालों के पीछे पीछे ऐसे जाता, जैसे मंत्रमुग्ध होकर कोई, जैसे बोलते हैं भगवान कृष्ण के पीछे गायें जाती थी या उनके जो जंगल के जानवर जाते थे, उस तरह से मैं आकर्षित होता था। मैं पीछे पीछे जाता रहता था और बिना बताए कि मैं उनकी बांसुरी सुनने के लिए उनके पीछे जा रहा हूँ। एक बार
दुशहरे में मैं अपनी माताजी के साथ था, तो मैं ज़बरदस्ती उनको खींच के उस बांसुरी वाले की तरफ ले जा रहा था और उन्होंने बोला इधर है क्या, मेला तो दूसरी साइड है। अच्छा। मैंने अपनी माताजी को ये नहीं बताया कि मैं क्यों आपको इधर खींच के ले जा रहा हूँ। अच्छा। मैं कहा नहीं, मेरे को इधर ही जाना, बस इधर चलो आप। तो मैंने जब तक उसके बांसुरी, फिर बाद में मैं अपनी माताजी को बोलता था कि मेरे को ये बांसुरी लेनी है। फिर वो मजबूरी में, उस टाइम वो बहुत सस्ता ज़माना था, शायद 1 रुपये में 2 रुपये में मिल जाती, तो खरीद के ले आता था। हाँ, उससे भी कम। हाँ, उससे कम में भी मिलती थी। तो ये था मेरा पैशन, जो बांसुरी के प्रति मेरा जो आकर्षण था। फिर जब मैंने बाद में जब बजाना जो है मैंने बचपन से किया शुरू, बाद में मैट्रिक के बाद मैंने ये एकदम बंद किया था। तो जाके मैं जब हिमाचल टूरिज्म में जॉब करता तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई 2007-8 में स्पीति। अच्छा। फिर वहाँ मैं बिल्कुल अकेला था और कमरे में कोई नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कुछ नहीं, अपना होटल का काम उतना ज़्यादा होता नहीं, तो किया। उसके बाद बिल्कुल बेकार। फिर मैंने एक बांसुरी घर में थी पड़ी, उसको ले गया 2007-8 के बाद। अब उस ज़माने से लेकर आज तक मैं रेगुलर बजा रहा हूँ, बल्कि मैंने उसके बाद ज़्यादा इम्प्रूव की। उससे पहले मैं टूटी फूटी बजाता था। 2007-8 के बाद मैं रेगुलर आज तक बजा रहा हूँ, और उसके बाद ये सारी बांसुरियाँ भी खरीदी है मैंने। उससे पहले मेरे पास एक आध बांसुरी थी। बांसुरी बजाने के लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे हमारे जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, वो 3 फुटर बजाते थे, है ना, बहुत लंबी है। और जैसे आपने कहा कि उसके छेद बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो बजाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कितना समय रियाज करते हैं उस पे? या जैसे प्रसन्ना जी हैं, वो भी बड़ी बांसुरियाँ बजाते हैं, तो मतलब आपको कितना समय रियाज करना अच्छा लगता है? कितना समय आप इजीली रियाज कर सकते हैं? वैसे बड़े बांसुरी वादक तो घंटों तक रियाज भी करते हैं और घंटों तक जो है वादन करते हैं, जैसे लाइव कंसर्ट में। मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मैं ऐसे मतलब लगभग डेली मैं भी 10-15-20 मिनट तो मैं भी बजाता ही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो इन बड़ी बांसुरियों के ऊपर तो मैं अभी भी इतनी अच्छी तरह से साध नहीं पाया हूँ, उंगलियां एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन छोटी बांसुरियाँ मैं बजा लेता हूँ। अच्छा। मिडिल और स्मॉल, ये मैं बजा लेता हूँ। हमारे यहाँ जब बच्चे गोरू लेके जाते हैं ना, जंगली तो वहाँ पे वो एक ऊंचे से पत्थर पे बैठ के बजाते हैं। तो आपको कुछ ऐसी यादें हैं कि आपने बजाया हो? मैंने ऐसे जंगल में कभी डंगरे चलाने का काम किया नहीं, वैसे पहाड़ों में गया नहीं। मुझे बचपन में याद है, मेरे गांव में काफ़ी लोग बांसुरी बजाते थे। तो मेरे ताऊ जी के बेटे ही थे, मेरे से काफ़ी बड़े थे, वो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, वो भी बांसुरी बजाते थे। हम दोनों अपने अपने घर में जो है अपने बरामदे में बांसुरी बजाते थे। वो भी बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे। हमें भी याद है तो बजाइए उस टाइम की। उस टाइम का तो ऐसे कोई विशेष याद नहीं, वैसे गाने जो बजाते हैं बच्चे, पहाड़ी गाने जिसमें मैं ये करूँगा, जिसको मैं शुरू में बजा, मैं उसको बजाता हूँ, जो मैंने सबसे पहले सीखा था। हाँ, वो बजाइए। ये था मेरे बचपन, जो बांसुरी पे सबसे पहले मैंने ये गाना बजाया था। तो उसके बाद फिर आगे और बजाते गए। कहते हैं जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, तो बहुत सारी जो गायें हैं, गौएं हैं, वो उनकी बांसुरी की धुन सुन के उनके पास चली आती थी, और वो ना दायरा बना के सुनती थी। और अभी भी बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, जब लोग बांसुरी या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो जो जानवर हैं वो आ जाते हैं। तो संगीत में बहुत बहुत पावर होती है। तो आपका कोई ऐसा गाना है जो आप अक्सर बजाते हैं? ये तो पहला गाना था। नहीं, ऐसा तो मैंने तो महसूस नहीं किया। मेरे साथ मैं इतना बड़ा वादक हूँ भी नहीं, लेकिन मतलब मैंने भी सुन रखा कि, और जैसे ये जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, इवन कि वृक्ष में भी एक ऐसी सेंस होती है जो म्यूजिक के प्रति
उनका भी एक झुकाव और लगाव हाँ, रहता हाँ, है। हाँ। और कश्मीर में तो मैंने सुना बीमारियों का इलाज भी म्यूजिक से हाँ जी, हाँ जी। करते हैं। एक ट्रीटमेंट थेरेपी है जो म्यूजिक बजा के बीमार आदमी का इलाज किया जाता है। उनके स्पेशल एक ऐसा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है उनके पास, उसको बजा के वो बीमारी जो आदमी बीमार रहता है उसको सुनाते हैं और उससे उसका इलाज करते हैं। तो भगवान कृष्ण तो खैर एक बहुत हाँ बोल, कुछ कह रहे थे नहीं, भगवान कृष्ण का तो खैर हमने भी सुना है कि ऐसा उनके पास जो गायन दौड़ के आते थे जब वो बांसुरी बजाते थे। एक पहाड़ी गाना है जो बहुत बहुत प्रचलित है कि सुलिया टंगोई गई जान हाय राम, वो बजाते। हाँ, ये बिलासपुरी सॉन्ग है, मैंने रेडियो में सुना है। मैं कोशिश करता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हिंदी फिल्मों में बहुत से संगीत में बांसुरी का प्रयोग होता है। जब भी म्यूजिक डायरेक्टर सारे इंस्ट्रूमेंट बजवाते हैं तो बांसुरी भी उसमें रहती है। आपको कोई पुरानी फिल्म का ऐसा गीत याद हो जो आप बांसुरी में बजा सकते हैं? हाँ, जो आपको अच्छा लगता है? फिल्मी गाने तो बहुत है जो आपको अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। बहुत एक गीत है जो आप बहुत बजाते हो, हुस्न पहाड़ों का। हाँ, मतलब लगभग मैं तो क्या ये गीत पहाड़ी राग पहाड़ी पे आधारित गाना ये बहुत अच्छा लगता है और मतलब बहुत बढ़िया बजता है बांसुरी पे। तो एक ये हो गया, एक पंख होते तो उड़ाती रे, हाँ, वो पंख होते, हाँ हाँ, वो तो पंख होते तो उड़ाती, समझो वो बांसुरी वादों का राष्ट्रीय गान है। उसको तो सब उसको बजाते ही बजाते हैं और वो अच्छा लगता भी बड़ा अच्छा। हाँ, वो बजाएंगे और थोड़ा ज़्यादा बजा दीजिए प्लीज।
कुछ एक बांसुरियाँ जैसे उसको गंडोजा बोलते हैं। हाँ, ये वो दोनों वो मेरे पास एक है, ये इंग्लिश जो वर्जन है इसको बोलते हैं रिकॉर्डर। रिकॉर्डर। हाँ। ये के हिंदी है, इसको अलगोजा गुरगोजू या विष्णु भी बोलते हैं। विष्णु, हाँ, विष्णु। ये हमारे हिमाचल कुल्लू का बहुत पुराना संगीत है। कहते हैं कि देवताओं के साथ भी शहनाई से पहले ये बजाया जाता है। विष्णु बजाते हैं। तो ये इसी का इंग्लिश वर्जन है, रिकॉर्डर बोलते हैं रिकॉर्डर। इसको। हाँ, रिकॉर्डर। हाँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा बजाता हूँ। देखिए ये मैंने शौकिया कलेक्शन के लिए रखा है, इसमें ज़्यादा बजाया नहीं। नहीं, कोई नहीं, भगवान का नाम लेते हैं। इसको मैं ज़्यादा बजाता नहीं उसमें, ये मैंने शौकिया कलेक्शन के लिए रखे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया। और जैसे ये इंग्लिश वाला है, इसमें भी कुछ तो गा ही सकता हूँ ऐसा कुछ। इसमें मैं ये सिर्फ रखा है, मैंने ट्राई कभी की ही नहीं है। आज पहली बार बजाऊँगा इसको। चलिए बजाइए। फिर उसके बाद मैंने किसी को ये चांदी की बांसुरी बजाते हुए देखा यूट्यूब में। एक परमानंद ठाकुर जी हैं, उनसे पहले एक सराज साइड के पंडित झाबेराम जी, बहुत बुजुर्ग है, 106 साल के बुजुर्ग हैं, वो इसको बजाते हैं। उनके पास शायद पीतल की है, अभी भी है। अभी भी है, स्टिल ही इज अलाइव। और वो अभी भी कभी कभी परफॉर्म करते हैं। उनके बेटे हैं प्रहलाद शर्मा जी करे, वो कभी कभी उनकी वीडियो डालते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उनको देख के मुझे भी शौक चढ़ गया कि मैंने भी चांदी की बनानी। तो मुझे लगता है क्योंकि हमारे यहाँ बांस तो अवेलेबल था नहीं, तो हमारे यहाँ पहले मेटल की ही बांसुरियाँ बनी होंगी। मेटल की या ये लकड़ी का है। एक मिस्त्री ने लकड़ी में बनाया और ये किसी कारीगर ने जो है चांदी या पीतल में या तांबे में बनाई होगी पहले। बहुत होती है। क्योंकि हमारे यहाँ बांस, वैसे बांसुरी तो बांस से बड़ा नाम ही बांस की बांसुरी, लेकिन ये नीचे हमारे प्लेन्स में होती थी, ज़्यादातर यूपी बिहार वगैरह असम के इलाके में। हमारे इधर ज़्यादातर मेटल की बांसुरियों का ही प्रचलन रहा है। एक और घास होता है हमारे यहाँ, जैसे जिससे किल्टे बनते हैं, हम बोलते हैं नगाल बोलते हैं। नगाल में अगर लगभग इतना मोटा पीस अगर नगाल का मिल जाए तो उससे भी बांसुरियाँ बनती थी। लेकिन हमारे यहाँ बांस का प्रचलन, जो आज की डेट में जो बांस है, ये बांस हमारे इधर पहले होता नहीं था। तो शायद कांगड़ा वगैरह में देखा हमने बांस बहुत थी, पहले हमारे इधर था नहीं। पहले हमारे इधर अपर हिमाचल में पहाड़ी एरिया में बांस का अभी भी नहीं है। तो हाँ, तो इसलिए यहाँ तो प्रचलन रहा मेटल का। नहीं, मेटल में कोई भी, चाहे चांदी लो चाहे पीतल है, लेकिन ये इसके जो है छिद्र इतने नज़दीक होते हैं, छोटे छोटे मैं दिखाना चाहूँगा। तो इसमें अपनी उंगलियों को एडजस्ट करना और फूंक को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये कि इसकी एडजस्टमेंट बल्कि प्रॉपर जगह पे नहीं हो तो मतलब बजती भी नहीं, इससे आवाज़ भी नहीं निकलती है। इसकी जो मेरे होंठों में ये बिल्कुल सही जगह पे आनी चाहिए, तभी जाके बजेगी, नहीं तो बजेगी नहीं। प्रैक्टिस करिए।
इसमें काफ़ी मुश्किल होता है इसको बजाना, साधना वाला। जब आप कुछ नहीं करते हो लेकिन आपको दिल करता है कि मैं बांसुरी बजाऊं, आपको कैसा लगता है वो जो पूरा एक्सपीरियंस है बांसुरी बजाने का? हाउ डू यू, मतलब मैं अपने शब्दों में तो कैसे अपने, अब जब भी मेरे को टाइम मिलता, फ्री टाइम होता, तो मैं अपने घर में ही बजा लेता हूँ। मेरे को बड़ी सुविधा है कि मेरा घर गांव से बहुत दूर और पीछे अकेले में है। मैं कि मेरी बांसुरी से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे नहीं तो बोलते लोग यार इसका क्या, रात को दिन को जब मर्जी देखो बांसुरी बजाना, कईयों को पसंद आती, कईयों को पसंद नहीं भी आ सकती। लेकिन मेरा जो घर है वो गाँव से बाहर है, मैं आराम से बजाता हूँ, मुझे कोई पूछने रोकने टोकने वाला नहीं। तो मैं तो जब दिल किया मैं बांसुरी निकाल लेता हूँ और अपना बजा लेता हूँ जब भी फ्री टाइम होता है। बांसुरी क्या एकांत पसंद लोगों का वाद्य यंत्र है या नहीं, लोनली लोगों का? बांसुरी लोनली लोगों का नहीं, मेरे को लग रहा बांसुरी सब जितने भी वाद्य यंत्रों में एक सौ इजीली कंफर्टेबल, इजी टू कैरी, और मतलब इतना मधुर इसका संगीत होता है कि मतलब किसी को भी एकदम आकर्षित कर सकता है। और हर एक इसको सीख भी नहीं सकता है, लगता था ऐसा देखने में 6 छिद्र की वो है, लेकिन इसको सीखना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई बहुत आसान भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हैं, हम लोग स्पेनिश गिटार बजाते हैं, हम लोग सैक्सोफोन बजाते हैं, तो जो बजाने वाला होता है, जो अपना वादक है, उसकी मनोस्थिति जो है, क्या वो लोनली लोग ज़्यादा बजाते हैं ये चीज़? नॉट लोनली, मतलब वो म्यूज़िक पसंद है। मतलब म्यूज़िक, वैसे तो म्यूज़िक किसी न किसी रूप में सबको पसंद है। हाँ। कोई अपने आप में मतलब किचन में गाता, कोई बाथरूम सिंगर होता है, वो अकेले में गाता होता आदमी म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट सभी होते हैं। तो लेकिन मतलब जैसे रही बांसुरी वादन की बात या किसी भी म्यूज़िक की बात है, ऐसा लोनली की बात नहीं है। मतलब नहीं, मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ। अदरवाइज आदमी मतलब जो म्यूज़िक पसंद आदमी है वो कोई हारमोनियम प्ले करता, कोई गाना गाता, कोई बांसुरी बजाता, कोई गिटार बजाता है। ऐसा लोनली का नहीं मुझे लगता है कि आप अपने अंदर से एक फीलिंग होती है कि मुझे म्यूज़िक सुनना या मुझे म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है। ये था। तो एक तरह से आपने बिना द्रोणाचार्य के ही सब कुछ सीख लिया, दूर से देख के या सुन के, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बांसुरी वादक से बात हो और कोई भजन ना सुना जाए, ये नहीं हो सकता। आप एक भजन बिल्कुल बिल्कुल भजन गाएंगे। अब हमारे पास एक बांसुरी बची है जिसमें आपने कहा था कि उसका वॉइस जो है वो बिल्कुल अलग होता है, शायद सबसे बड़ी और सबसे मोटी। ये दोनों हैं। हाँ, ये दोनों हैं। तो इसमें क्या बजाना चाहेंगे आप? जो मेरे से निकल पाएगा।
ये राशिद खान साहब की ठुमरी है। बिल्कुल मेरे फेवरेट पैसेंजर है, वो गुजर गए, बहुत दुख की बात है। अभी जीवन अवस्था में। तो देखो आप, आपको जो नए बांसुरी सीखना चाहते हैं पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ में आई थिंक सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट यही है। हाँ। हमारी इतनी खूबसूरती है चारों तरफ कि किसी भी पत्थर पे बैठ के मुझे आप बजा सकते मुझे हैं। भी लगता है आज की युवा पीढ़ी को देखा मैंने तो गिटार उठा के चले रहते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। हालांकि गिटार कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो है एक तो इजी टू कैरी है, जहाँ मर्जी आप जेब में लेके साथ जा सकते हैं। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसको सीख रहे हैं। बाकी मैंने देखा आज की डेट में सब गले में जो गिटार लेके आ रही है। अब अपनी पसंद का कोई एक गाना सुनाइए, इससे पहले कि हम बोलो, आपको आज फिल्मी की- फिल्मी या पहाड़ी? जो आप फिल्मी सुना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस बांसुरी पे कम फिल्मी गाने सुनती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। एक बहुत ही टचिंग सॉन्ग है कुल्लू का, जो श्याम हमारू लोकरज जी के। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों की संवेदनाएं भी जुड़ी हैं उस गाने से, because, young boy in the street। तो आप उसको भी हाँ, उसको मैं बजा सकता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बच जाएगा वैसा कुछ नहीं। वो तो बहुत कम सिंपल सा गाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हैं गाने से।
आनंद आया हमें ये सुन के, और इस खूबसूरत वादी में देवदार के पेड़ों के बीच और ऊपर ये सेब के पेड़ में फूल भी लगे, ये सब खुश हो गए होंगे आपकी बांसुरी सुन के। आपने हमसे बात की, द अनकॉमन पीपल अनकट में हमें समय दिया और इतना मधुर संगीत आपने हमें सुनाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे ही बजाते रहिए और एक पीढ़ी को आप प्रेरित कर रहे हैं। ईश्वर करे बहुत सारे लोग कुल्लू में, बहुत सारे बच्चे कुल्लू में बांसुरी सीखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपना म्यूज़िक और अपने विचार एक्सप्रेस करने का मौका दिया। आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।